आप सभी शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं वेदमती वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे फ्री शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता संसार अकेडमी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है सीजी सेट पेपर 2 ज्योग्राफी और ये हम लोग का क्लास 15 है, जिसमें हम लोग यूनिट 2 प्रारंभ करेंगे। यूनिट 1 जो है हमने क्लास 1 से 14 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब चलिए प्रारंभ करते हैं यूनिट 2 को। तो सबसे पहले हम लोग इसका इवोल्यूशन देखेंगे, यानी कि विकास देखेंगे, क्योंकि विकास में इसके जो फादर्स है और इसके कुछ बुक है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो जो जलवायु विज्ञान है इसके जो ओल्ड फादर है, इसके दो फादर है, एक ओल्ड फादर और एक मॉडर्न फादर। जो ओल्ड फादर है इसका नाम है हिप्पोक्रेटस और मॉडर्न फादर जो है, आधुनिक पिता जो है वो है वान हम्बोल्ट है। ठीक, अब मौसम विज्ञान से संबंधित सर्वप्रथम एक बुक लिखा गया है जिसको अरस्तु ने लिखा है और बुक का नाम है मेटियोरोलॉजिका। ठीक, फिर है वर्तमान में कुछ जलवायु विज्ञान के यंत्र हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं तापमापी यंत्र और दाबमापी यंत्र। वास्तविक में इसका नाम है थर्मामीटर और बैरोमीटर, है ना। ये दोनों का निर्माण किसने किया? तो इसका जो थर्मामीटर है उसका निर्माण गैलीलियो और सेंटेरो ने किया, और जो वायु दाबमापी है यानी कि बैरोमीटर है इसका निर्माण हम लोग का टेरिशेल ने किया। ठीक, तो इतने को आपको याद रखना है, यहाँ से आप लोग का मेजर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, फिर है आगे, जो जलवायु शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुआ है? तो क्लाइमा शब्द से हुआ है, और इस शब्द का अर्थ होता है झुकाव या ढाल। और ये झुकाव या ढाल किसका होता है? सूर्य की कोणों का झुकाव या ढाल से हम लोग का प्राय होता है। हम लोग जनरली क्या देखते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं इसको, क्या होता है, जो सूर्य है इसकी जो रोशनी है या कोण है या ढाल है, जहाँ पर सीधी पड़ेंगे जिस एरिया में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अधिक रहेगा और वहाँ की जलवायु कैसे रहेगा, उष्ण रहेगा, है ना, उष्ण आर्द्र रहेगा। और यही यदि जहाँ पर इसकी जलवायु जो रोशनी है वो तिरछी पड़ जाए, तिरछी पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ की जलवायु क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा, ठंडी रहेगी, है ना। जहाँ पर सूर्य के तापमान तिरछी पड़ेंगी वहाँ की, या कोण जो है या झुकाव जो है तिरछी होगी, वहाँ पर टेम्परेचर कम पड़ेगा या रोशनी कम जाएगा सूर्य की, तो वहाँ की जो जलवायु वो कैसी रहेगी, ठंडी जलवायु रहेगी, शीतोष्णकटिबंधीय रहेगी। ठीक, हाँ, या तो वहाँ पर बर्फीली जलवायु भी हो सकता है, ध्रुवीय जलवायु भी आप लोग का देखने को मिल जाता है, ज़्यादा तिरछी होता है वहाँ पर, है ना। तो ये जो सूर्य की किरणों के झुकाव है या ढाल है, इसी से हम लोग का तात्पर्य है क्लाइमा। ठीक, हाँ, तो आप लोग समझ गए ये क्या चीज़ है, सूर्य की किरणों का झुकाव है या ढाल है, इससे संबंधित है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट है जो सौर विकिरण के झुकाव है इसको सर्वप्रथम वैज्ञानिक महत्व किसने दिलाया? तो इरोटाथनीज ने इसको, जो सूर्य की किरणों के झुकाव है या उसका ढाल है, उसको वैज्ञानिक महत्व दिया या उसके वैज्ञानिक महत्व को हमको समझाया। ठीक, हाँ, फिर है हिप्पार्कस, इसको सुधारेंगे। ठीक है, हिप्पार्कस ने क्या किया, जो सौर किरणों का आपतन कोण है उसका जलवायु के साथ क्या संबंध है और क्या महत्व है, इसका अध्ययन करते हुए 5 जलवायु प्रदेश में निर्धारण किया। एक है आप लोग का उष्णकटिबंध, जो कि आपको 0 डिग्री अक्षांश में है। फिर है शीतोष्णकटिबंध या उपोष्णकटिबंध, जो कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश में निर्धारित है, कर्क और मखा रेखा में। फिर आप लोग का शीत कटिबंध, जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में निर्धारित है ना। तो ये 5 जलवायु प्रदेश इन्होंने बताया है। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है आप लोग का मौसम और जलवायु। तो यहाँ से थोड़ा सा बेसिक आप लोग मैं यहाँ समझा देती हूँ साइड में। मौसम और जलवायु से क्या पूछे जाते हैं? तो जलवायु क्या है आप लोग का? दीर्घकालीन दशा है किसका? जो मौसम है उसका औसत का, है ना। विद्वानों ने क्या कहा है, जो WMO है, इन्होंने क्या कहा है, जो न्यूनतम 31 वर्ष के जलवायु के मौसम के तत्वों का औसत जलवायु कहलाता है। ठीक, तो ये आप लोग का कथन में आप लोग का पूछा गया है और पूछ भी सकते हैं। तो जो विश्व मौसम विभाग है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसके अनुसार न्यूनतम 31 वर्षों के मौसम के जो तत्व है उसकी औसत को हम लोग क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। और मौसम क्या होता है? मौसम जो है 1 घंटे में भी परिवर्तित हो सकता है, 1 मिनट में भी, 1 सेकेंड में भी और 1 दिन में भी। तो मौसम क्या है? परिवर्तनशील है, अस्थायी है। और ये क्या है? स्थायी है। जो जलवायु है उसका प्रभाव हम लोग को वृहद क्षेत्रों में देखने को मिलता है ना, बड़े विशाल क्षेत्र में देखने को मिलता है। लेकिन मौसम का जो प्रभाव है वो एक छोटे क्षेत्र में भी देखने को मिल जाएगा। ये हम लोग जनरली देखते हैं अपने गांव में, हम लोग यहाँ खड़े हैं और यहाँ बारिश हो रहा होता है, यहाँ नहीं हो रहा होता है।
तो ये क्या है, आपका मौसम को बताता है यही चीज़, है ना। और जलवायु क्या है, वो पूरे ग्लोबल प्रभावित करता है। जैसे कि हमारे पूरे भारत में कौन सी जलवायु है, ये हम लोग को बोल देते हैं। जनरली हम लोग क्या बताते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोल देते हैं दक्षिण भारत की साइड, और उत्तरी भारत की साइड हम लोग का शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाता है हम लोग का, है ना। और दो तरीके का यहाँ मौसमी प्रभाव देखने को मिलते हैं, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी, है ना। तो ये आप लोग का इस टाइप से होता है। चलिए, तो आप लोग समझ गए, यहाँ से कोई ज़्यादा मेजर क्वेश्चन नहीं बनता, मेजर आप लोग का यही टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर मेन है इसके बाद सॉरी, जलवायु को प्रभावित करने वाले जो तत्व है इसको हम लोग देखते हैं। फिर ये मौसम को भी निर्धारित करता है ना, जलवायु मौसम दोनों को निर्धारित करते हैं, लेकिन मेजर रूप से जलवायु को निर्धारित करने वाले तत्व है, ठीक। तो पहले अक्षांश, आप सभी को पता है ये हम लोग का धरातल है, और इसमें हम लोग देखते हैं 0 अंश अक्षांश। फिर हम लोग क्या देखते हैं, 23.5 अंश अक्षांश नॉर्थ साउथ में। फिर हम लोग का अयन वृत्त आता है 66.5 अंश वाला। तो हम लोग देखते हैं जो सूर्य की किरणें है वो कहाँ पर सीधी पड़ती है, हम लोग को यहाँ पर दिखता है। फिर ये ऐसे तिरछी होती जाती है ना। तो जो अक्षांशीय स्थिति है वो भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करते हैं। जहाँ सूर्य की किरणें जिस अक्षांश में सीधी पड़ेंगी वहाँ की जलवायु उष्ण रहेगा, ठीक। और जहाँ तिरछी पड़ते जाएंगी वहाँ की जलवायु शीतोष्ण हो जाएंगी और शीत हो जाएंगे, ठीक। तो ऐसा ये है। फिर क्या होता है, समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र तल की स्थिति। हम लोग क्या देखते हैं, जो ये हम लोग का समुद्र है और इसकी जितनी भी ऊंचाई में आप लोग का ऐसे मान लीजिए कोई स्थल बना हुआ है ना, और कोई स्थल ऐसे दूर बना हुआ है, हम लोग क्या देखते हैं, ये स्थल है आपको ना, जो समुद्र तल से जितनी अधिक ऊंचाई में जाएंगे सूर्य की जो किरणें है वहाँ पर तिरछी पड़ती है और टेम्परेचर यहाँ कम हो जाता है। तो यहाँ की जलवायु कैसे रहती है, शीत रहती है, ध्रुवीय रहती है, या तो ठंडी मिलेंगी आप लोग को, है ना, शीत जलवायु मिलेंगे। और वही समुद्र तल के पास यदि हम लोग जाते हैं तो समुद्र तल के पास हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पर सम जलवायु हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक। तो हम लोग इसी प्रकार देखते हैं कि समुद्र तल से जितने अधिक ऊंचाई में जाएंगे हम लोग को यहाँ पर शीत जलवायु, और समुद्र तल के निकट हम लोग को समशीतोष्ण जलवायु। वैसे ही समुद्र तट के किनारे भी समशीतोष्ण जलवायु होगा, और उससे दूर जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, विषम जलवायु होता है ना। तो ये है। फिर क्या है, जल और थल का वितरण। अब ये जलवायु को कैसे निर्धारित करता है, आप सभी को पता है, जो थल भाग है, स्थल भाग है, और जो जल भाग है, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो थली भाग है, स्थल भाग है, वो क्या होता है, जल्दी से फास्ट गर्म होता है और फास्ट ठंडा होता है, और उसकी तुलना में जो जल है वो स्लो गति से गर्म होता है और स्लो गति से ठंडी होता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, अलग अलग जलवायु प्रदेश बनाता है। ये आप लोग का महासागरीय जलवायु प्रदेश बनाता है, और ये आप लोग का महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश बनाता है। जो महाद्वीपीय जलवायु होता है वो कैसा होता है, शुष्क होता है, लेकिन जो सागरीय जलवायु प्रदेश है वो कैसा रहता है, आर्द्र जलवायु प्रदेश बनाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग का उच्च एवं निम्न वायु दाब पेटियां, अब ये कैसे प्रभावित करेगा, आप सभी को पता है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, वहाँ पर आप लोग क्या मिलता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर देखने को मिलेगा, है ना। और जहाँ पर टेम्परेचर आप लोग का क्या होता है, निम्न होता है, वहाँ पर आप लोग को हाई प्रेशर देखने को मिलता है कि नहीं। तो ऐसे में आप लोग का क्या करता है, जो लो टेम्परेचर वाला क्षेत्र है आप लोग को निम्न वायुदाब वाला जलवायु क्षेत्र बनाते हैं, और जो हाई टेम्परेचर वाला है वो उच्च वायुदाब वाला जलवायु क्षेत्र आप लोग को बनाता है, यानी कि शीत जलवायु क्षेत्र और आप लोग का उष्ण जलवायु क्षेत्र। आप लोग को पता है ये विपरीत संबंध होता है, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक वहाँ पर एयर प्रेशर लो होता है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई वहाँ पर एयर प्रेशर वो हो जाता है, ठीक। चलिए फिर है आप लोग का वायुमंडलीय विक्षोभ। वायुमंडलीय विक्षोभ मतलब वायुमंडल में आप लोग देखते हैं बहुत सारे चक्रवात, प्रतिचक्रवात वगैरह, या आप लोग बोलते हैं जेड स्ट्रीम वगैरह, ये है। तो ये सभी भी क्या करते हैं, जो आपकी जलवायु है उसको निर्धारित करते हैं, है ना। फिर आप लोग के वायु राशियाँ, आप लोग देखते हैं वायु राशियाँ दो तरीके के होता है, एक गर्म वायु राशि और एक ठंडी वायु राशि। और आप लोग का बृहद वायु राशि भी होता है और स्थानीय वायु राशि भी होता है ना, तो वायु राशि में आप लोग देखेंगे जो गर्म वायु राशियां हैं वो क्या करते हैं, वातावरण को पूरे गर्म कर देता है, जहां से भी प्रवाहित होके जाता है उस वातावरण को गर्म कर देता है, या जहां से वो प्रवाहित होता है उस वातावरण को हमेशा गर्म रखता है। तो जो गर्म जलवायु है, गर्म वायु राशि है, वो क्या करेगा, उस प्रदेश को पूरी तरीके से गर्म जलवायु प्रदेश में परिवर्तित कर देता है, और जो ठंडी वायु राशि है
उस प्रदेश में प्रवाहित होता है। जिस प्रदेश में प्रवाहित होगा वो प्रदेश आप लोग का ठंडी जलवायु वाला प्रदेश बन जाता है। उसी प्रकार आपका सेम सागरी धाराएं कार्य करता है। ये कैसे कार्य करेगा? जो ठंडी जलवायु, जहाँ पर ठंडी धाराएं बहती है वो क्षेत्र आप लोग का पूरी तरीके से ठंडे प्रदेश में ठंडी जलवायु में प्रभावित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। और जहाँ गर्म धारा जैसे गल्फ स्ट्रीम प्रवाहित होता है वहाँ पर हमेशा आप लोग देखना, चाहे वो क्षेत्र पर्वतीय हो या ध्रुवीय क्षेत्र हो, वहाँ पर आप लोग देखेंगे टेम्परेचर आप लोग का मेंटेन रहेगा, है ना। तो जलवायु को क्या करता है आपके वहाँ सागरी धाराएं भी निर्धारित कर देता है। फिर पर्वतीय अवरोध है। अब ये क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि ये सी लेवल है, हम लोग देखते हैं पर्वत आप लोग का ऐसे ऊंची ऊंची होती है, तो आप लोग देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ सतह पर तो सीधी पड़ेंगी लेकिन इसमें तिरछी हो जाती हैं। तिरछी होने की वजह से टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा नहीं पहुँच पाता और यहाँ की जो सामने भाग में टेम्परेचर थोड़ा सा तापमान पड़ता है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, थोड़े अलग जलवायु, इधर तो पूरा आच्छादित मिलेगा, है ना। तो ये जो आप लोग का पर्वत है ये भी क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक। फिर पवन की दिशा तथा वेग। अब आप लोग की जो पवन की दिशा और वेग है ये भी जलवायु को निर्धारित करता है। जैसे आप लोग देखते हैं 6 महीने हम लोग का यहाँ क्या होता है, जो धारा है वो परिवर्तित हो जाता है, 6 महीने इधर चलता है 6 महीने उधर चलता है ना। तो ये भी प्रभावित करता है, ठीक। तो ये है आप लोग के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पर आपको मौसम को प्रभावित करने वाले कारक पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप लोग? पहला तो आप लोग का सूर्य की जो किरणें हैं और तापमान है वो, ठीक। पहला क्या है, तापमान। आप लोग मौसम का बता रही हूँ ना मैं, पहला है तापमान या सूर्य की किरणें। आप लोगों को पता है जहाँ पर सूर्य की किरणें जितनी अधिक आएंगी वहाँ का जो मौसम है वो उतना ही साफ रहेगा और खुला रहेगा। और जहाँ आप लोग का टेम्परेचर कम पड़ेगा और सूर्य की किरणें जितना कम मिलेगा या वातावरण में कोई मेघ वगैरह छा जाएगा, है ना, तो वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा, अस्वच्छ हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो आप लोग का जो टेम्परेचर हो गया, आर्द्रता हो गया, मेघ हो गया, ये सभी वर्षण हो गया, ये सभी क्या है आप लोग के मौसम को निर्धारित करने वाले कारक हैं, ठीक। तो मौसम के कारक आप लोग का ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोग को मौसम और जलवायु के जो तत्व है वो वाले पॉइंट में आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब उसी में। नीचे है आप लोग के मौसम और जलवायु के तत्व। इसको अच्छा, एक को दोनों मौसम लिखा गया, एक को जलवायु को दिए, ठीक। ये लीजिए मौसम और जलवायु के तत्व देखिए सॉरी, मौसम और जलवायु के तत्व में पहला है आपको सूर्य की किरणें। जैसे मैंने पहले ही समझाया है, अभी मौसम का तत्व बता रहे थे, तो ये दोनों को निर्धारित करते हैं ना, पहले ही हम लोग समझ चुके हैं। फिर है वायु का तापमान। आप लोग को पता है वायु का टेम्परेचर भी क्या करता है, मौसम और जलवायु दोनों को निर्धारित करता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर आप लोग का हाई रहता है, तो पूरे प्रदेश को ये उष्णकटिबंधीय बना देता है। वही आप लोग जाएंगे छोटे क्षेत्र में जाएंगे तो जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और ज़्यादा अवधि में पड़ेंगी तो वहाँ का टेम्परेचर हाई रहेगा, तो वहाँ का जो मौसम है वो उष्ण रहेगा, है ना। तो ये क्या करता है, जलवायु और मौसम दोनों को निर्धारित करेगा। फिर है एयर प्रेशर। अब सभी को पता है वायु दाब है वो मेजर क्षेत्र में, जैसे ही हम लोग लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये हमने देखा है, तो ये मेजर क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। और वही हम लोग देखते हैं हम लोग के भारत वाले में जाकर देखिए, हिंद महासागर में आप लोगों का क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है और यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। आईटीसी जब तिब्बत के पठार पर जाता है तो यहाँ पर क्या पड़ता है, दक्षिण पश्चिम मानसून चलने लग जाता है और आप लोग का ये गति ऐसे करने लग जाता है, तो यहाँ पर आप लोग का क्या बनता है, दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है, यानी कि ये इस वाला मौसम बन जाता है, वर्षा ऋतु का मौसम, है ना। तो ये प्रभावित करते हैं इस तरीके से, ठीक। फिर आप लोग का पवन की वेग और दिशा। पवन की जो वेग है, गति है और इसकी दिशा है वो भी आप लोग के मौसम और जलवायु को निर्धारित करता है। जैसे कि हम लोग मेजर रूप से देखेंगे जलवायु को, तो जलवायु में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या चलता है आप लोग का, स्थायी पवनें चलती हैं। कौन सा आप लोग का, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोग का व्यापारिक पवनें चलेगा। फिर आप लोग का देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग का पछुआ पवनें आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर आप लोग को ध्रुवीय पवनें देखने को मिलेगा। तो ये क्या करेंगे, ये तो आप लोग का जलवायु को निर्धारित कर रहे हैं। वहीं पर आप लोग इंडिया में देखते हैं तो वहाँ पर कैसे चलता है, 6 महीने आप लोग का जो पवन की दिशा है वो ऐसा रहता है और 6 महीने उधर से आता है ना, एक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून, इस नाम से हम लोग इस पवनों को जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, पवन की दिशा और उसकी जो गति है वो भी क्या करते हैं, इसको निर्धारित करता है। फिर आता है आर्द्रता। अब आर्द्रता भी आप लोग का निर्धारित करते हैं ना। अब ये कैसे निर्धारित करते हैं, देखो
आप लोग का ये जो पृथ्वी है इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ जगह सागर है और कुछ जगह भूमि है आप लोग का। तो जो सागर क्षेत्र है या सागर तट के करीब है, वहाँ पर आप लोग का ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहता है। और जो सागर तट से दूर है वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है या आर्द्रता है वो मेंटेन नहीं रहता। आप लोग देखेंगे जो कॉन्टिनेंटल एरिया है और ओशियन एरिया है, जैसे कि हम लोग का स्थल खंड है और ये महासागरीय खंड है, हम लोग समझ लेते हैं। तो महासागरीय खंड में आर्द्रता अधिक रहेगा और स्थल एरिया आप लोग का शुष्क रहेगा। तो यहाँ की जो स्थलीय जलवायु रहेगा वो कैसा रहेगा? शुष्क जलवायु रहेगा। यदि वहाँ पर टेम्परेचर अधिक पड़ता है तो उष्ण शुष्क जलवायु रहेगा, है ना। और यहाँ पर आर्द्र जलवायु रहेगा, आर्द्र उष्ण जलवायु। तो ये क्या करता है? जलवायु को निर्धारित करता है आप लोग की जो आर्द्रता की मात्रा है वो, है ना। चलिए, आप लोग सुने होंगे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट और ओशन क्लाइमेट करके, है ना। तो ये इसी के आधार पर बटा है। फिर आप लोग का आर्द्रता और वर्षण में आप लोग का ओलावृष्टि, वर्षा, आप लोग का ये सभी चीजें आ जाती है ना, हिमपात, ये सब आ जाते हैं। जो धूम वर्षा होता है ना, कोहरे का वर्षा हम लोग बोलते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं वर्षण में। ठीक, तो जो वर्षण की क्रिया है ये भी जलवायु और मौसम को निर्धारित करते हैं। आप लोग देखते हैं जलवायु में कैसे ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है आप लोग का हमेशा हिमपात होते रहता है, पूरा बर्फ से क्षेत्र ढका हुआ रहता है ना। वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग को वर्षा नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रतिदिन 2 बजे के बाद यहाँ पर वर्षा देखने को मिलता है। देखते हैं कि नहीं, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में मिलता है कि नहीं। तो ये है, तो ये क्या करते हैं, जलवायु को निर्धारित करता है और मौसम को भी निर्धारित करता है। ठीक, फिर मेघ आच्छादन। अब ये क्या करता है, मेघ आच्छादन जो है हम लोग देखते हैं जो बेसिकली जो पर्वत घाटी क्षेत्र है, पर्वत समीर और घाटी समीर वाला क्षेत्र, वहाँ पर आप लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाएगा मेघाच्छादन वाला, प्रतिदिन वाला है। और नॉर्मली ये मौसम को प्रभावित करता है, जलवायु को ज़्यादातर ये निर्धारित नहीं करता है। ठीक, जलवायु को एक छोटी समय के लिए निर्धारित करता है। तो ये मेजर क्या है, मौसम का तत्व माना जाता है। ठीक, जो समय समय पर परिवर्तित होते रहता है। फिर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उतना इंट्रोडक्शन पार्ट में उतना ही आता है जलवायु विज्ञान की। अब मेजर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, वायुमंडल की संगठन और संरचना से, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक, तो पहले हम लोग इसका संगठन देखते हैं, फिर इसकी संरचना देखेंगे। संगठन में क्या देखते हैं, ये किन किन चीजों से मिलकर के बना है, ये हम लोग का कंपोजिशन या संगठन कहलाता है। संरचना क्या कहलाएगा, इनकी परतें कैसी है, उनकी परतों किन चीजों से निर्मित है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये इसकी संरचना हो जाएगा। ठीक, तो पहले संगठन देखेंगे फिर संरचना देखेंगे। तो जो वायुमंडल की जो संगठन है, यानी कि ये वायुमंडल बना किस किस चीज से है, तो ये मेजर उसे 3 चीज से बना है। एक है गैस, और एक है जल वाष्प, और एक है एरोसॉल, जिसको हम लोग धूल कण वगैरह बोलते हैं, है ना। तो ये 3 चीजों से मिल करके बना हुआ है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गैस को। तो जो गैस है वो 2 तरीके का होता है, एक स्थायी गैस होता है और एक परिवर्तनशील गैस होता है। दूसरी मेथड में देखेंगे तो एक हल्की गैस होता है और एक भारी गैस होता है। तो पहले स्थायी और परिवर्तनशील गैस को देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम लोग हल्की और भारी गैस को भी देखेंगे। ठीक, यानी कि लाइट वेट वाला गैस और हैवी गैस। ठीक, हाँ, तो पहले देख लेते हैं स्थायी गैस को। स्थायी गैस क्या होता है, वे गैसें होते हैं जिनमें परिवर्तन कम होता है या स्थिर रहते हैं। जैसे कि आप लोग का नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, ये तीनों क्या है, स्थायी गैस है। और ये वायुमंडल की निचले परत में पाई जाती है और ये लगभग स्थायी मानी जाती है। ठीक, और वही अस्थायी गैस है जिसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील गैस, है ना। ये दूसरे नंबर का है। परिवर्तनशील जो गैस है वो कौन से होती है, वे गैसें होती है जो क्या होते हैं, समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं वातावरण के अनुसार, वायुमंडल में चेंज के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के अनुसार। अभी इसमें भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है ना। ये ज़्यादातर परिवर्तनशील होता है। जैसे कि आपका जल वाष्प है ना, ये सबसे अधिक परिवर्तनशील होता है। फिर आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें तो वर्तमान में और भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसी की वजह से। फिर नियान, क्रिप्टॉन, जिनान, मीथेन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सभी ऐसे गैसें हैं जिसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे क्रोनोलॉजी। जो हल्के और भारी गैसों की जो मात्रा है वो क्रोनोलॉजी के रूप में पूछ लिया जाता है, तो इसी को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, तो ये हम लोग का एनसीईआरटी और सवेंद्र सिंह बुक से उठाए हुए हैं, ये वाले को, मात्रा वाले को, क्योंकि हर बुक में आप लोग को अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये बेसिक इसका दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेंगे। भारी गैस कौन कौन से है, पहले तो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड,
ये क्रोनोलॉजी में ही जमा हुआ है और उसका क्रोनोलॉजी जो है वो पूछते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग इसकी मात्रा को भी ध्यान रखेंगे, कौन किसके बाद आता है, या कोई ट्रिक बना करके इसको याद करेंगे। ठीक, तो पहले आप लोग का नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, ऑर्गन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। यहाँ तक कि सबको याद होता है, मेन दिक्कत इधर होता है, तो आपको याद रखना है। फिर है आप लोग का हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जिनान और ओजोन, ये गैसें हैं। ठीक, तो आपको इसको याद रखना है। ये मात्रा के आधार पर है ना, दूसरे आधार पर देखेंगे तो इधर थोड़ा चेंज हो जाता है। जो आप लोग का हाइड्रोजन है इसके बीच में नियान, क्रिप्टॉन आ जाता है, फिर आप लोग का हीलियम आता है, फिर जिनान, ओजोन आ जाता है। ठीक, तो ये मात्रा के आधार पर है, गैसों की मात्रा के आधार पर। ठीक, उसके आयतन के आधार पर देखेंगे तो इसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं आयतन के आधार में। ठीक है, तो ये मात्रा के आधार पर हम लोग इसको देखे हैं। ठीक, और कुछ बुक में आयतन के आधार पर दिए हैं, तो उसमें आप लोग को यहाँ चेंज देखने को मिल जाएगा हल्की गैसों में। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर आप लोग की हल्की गैस और भारी गैस, ये देखो हल्की गैसें कौन है, जो गैसें ऊपरी परत में पाई जाती है। ठीक, वो हल्की गैस है। और सबसे हल्की गैस में आप लोगों का क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद सेकेंड नंबर में है हीलियम, थर्ड नंबर में है ओजोन, और फिर है नियान और ये क्रिप्टॉन है। ये यहाँ पर आप लोग का आयतन के अनुसार ये जमा हुआ है। ठीक, फिर इधर भारी गैस के देखेंगे तो सबसे भारी गैस है नाइट्रोजन, फिर है आप लोग का सेकेंड नंबर में ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तीनों क्या है आप लोग के स्थिर गैस है, बाकी सब आप लोग का परिवर्तनशील है। ठीक, जो हल्की गैस है वो पृथ्वी से दूर पाएंगे अंतरिक्ष में, और जो भारी गैस है वो पृथ्वी के निकट पाएंगे। इतना आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इन गैसों के बारे में कुछ जानकारी मैंने दिया है, इसको शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यदि कथन कारण या कुछ ऐसे कथन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग का इसमें से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन को, फिर नाइट्रोजन को देखेंगे। तो ये ऑक्सीजन गैस है और इसकी मात्रा क्या है, 20.94% है। ठीक, चलिए अब ये जो जीवित प्राणी है उनके लिए सबसे अधिक क्या है, आवश्यक गैस है ना। और ये क्या है, प्रज्वलनशील गैस है, यानी कि ये जो आग है उसको और तेज जलने में प्रभावित करता है या उसको सहायता प्रदान करता है। ठीक, इसकी इतने ही दो विशेषता आपको याद रखना है। और साथ में ही ये प्राथमिक उत्पादकों के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। ठीक, तो ये तीन इसकी मेजर विशेषता है, तीनों को आपको याद रखना है। फिर नाइट्रोजन गैस, ये क्या करता है आपके वायुमंडल में, जो आयतन के दृष्टिकोण से इसका सर्वाधिक योगदान है 78.8%। और ये क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से तो योगदान नहीं देता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है। जो पेड़ पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया है, उसकी विकास की प्रक्रिया है, उसमें अमोनिया के रूप में ये कार्य करता है। ठीक, और फिर ये क्या करता है, जो ज्वलनशील गैसें है ऑक्सीजन, उसके प्रभाव को ये कम कर देता है। ये क्या करता है, जो दहन है या आग की लगने की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करता है। ठीक, यदि जहाँ पर आग लगा है वहाँ हम लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको नियंत्रित करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस आग को बढ़ाने का काम करते हैं, नाइट्रोजन गैस उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। फिर आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये धरातल के शीतलन में भी काम आता है, धरातल को कंबल के रूप में भी कार्य करते हैं, धरातल को मतलब मेंटेन करके रखता है, ये भी समझ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ये आवश्यक है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है आप लोग का ना, 0.03। ठीक है, और ये क्या करते हैं, पौधों के प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। ये संतुलन स्थापित करते हैं हमारे जो पृथ्वी है उसमें, उनके भोजन के लिए ये संचित पदार्थ है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं ये क्या है, महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, जो क्या करते हैं, वैश्विक शीतलन में और वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार है। ये यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि कम हो जाए तो वैश्विक शीतलन हो जाएगा, और बढ़ जाए तो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, तापमान में तीव्र वृद्धि हो जाएगी। तो दोनों ही अवस्था में हम लोग का नुकसान है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलित अवस्था में हम लोग का क्या है, फायदा है। ठीक, तो आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा तो भी हम लोग का नुकसान है, हानि है, और अधिक हो जाएगा तो भी हम लोग का हानि है ना। कम हो जाएगा तो हिम युग आ जाएगा, और अधिक होगा तो आप लोग का ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। तो ये है, तो आपको याद रखना है, ये आप लोग का मेजर है। ठीक, अब आपको याद रखना है जो महासागर है वो सब महासागरों में सबसे अधिक आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, संचित भंडार है उसका। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन कुंड बोला जाता है महासागर को ना, कार्बन डाइऑक्साइड का। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में सबसे अधिक मिलता है, और कार्बन सिंक जो है। ठीक,
फिर है आप लोग का कार्बन कुंड, देखो मैंने यहाँ पर से आ भी गया, महासागरी कार्बन कुंड और स्थलीय कार्बन कुंड, ये दो होता है। महासागरी कार्बन कुंड क्या है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रशांत महासागर में, फिर अटलांटिक में, फिर हिंद महासागर में। वही हम लोग देखेंगे इसमें स्थलीय भाग में, तो अमेजन बेसिन में सबसे अधिक कार्बन कुंड है आप लोग का, फिर कांगो बेसिन, फिर इंडोनेशिया और मलाया द्वीप में है। ठीक, हाँ, तो ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश में मिलेगा इस स्थल में आपको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ओजोन गैस की ओर। ओजोन एक महत्वपूर्ण गैस है और ये दो तरीके का होता है। ठीक, ओजोन ये आप लोग का गुड ओजोन है ना, एक बैड ओजोन होता है, ये गुड ओजोन है आप लोग का। और ये कहाँ पता है, समताप मंडल में पाए जाते हैं। समताप मंडल की जो भाग है 20 से 25 किलोमीटर वाला एरिया, उसमें पाए जाते हैं। ठीक, इसमें ऑक्सीजन के 3 जो परमाणु है वो होते हैं, 3 अणु होते हैं इसमें। ठीक है, और ये क्या है, अस्थिर है, परिवर्तनशील गैस है। ग्लोबल वार्मिंग तेज होता है तो इसमें भी आप लोग को परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक, और ये क्या करता है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उसको अवशोषित करता है, वही हम लोग ठीक। तब हम लोग देख लेते हैं ये गुड ओजोन और बैड ओजोन क्या है यहाँ पर नीचे में। ठीक, गुड ओजोन क्या है, ये समताप मंडल में पाए जाते हैं, वो गुड ओजोन है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं, जिससे हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं। बैड ओजोन क्या है, जो क्षोभ मंडल के ऊपरी क्षोभ मंडल में मिलेगा या क्षोभ सीमा के पास पाई जाती है। ये क्या करते हैं, चक्रवाती हवा के साथ घुल करके प्रदूषणकारी प्रभाव उत्पन्न करती है। ये निचली ओजोन है। ठीक, ऊपरी ओजोन आप लोग का गुड ओजोन है, निचली ओजोन आप लोग का बैड ओजोन है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब यही जल वाष्प। चलिए आज फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है, थोड़ा और देख लेते हैं फिर बंद करेंगे। ठीक, जल वाष्प। अब जल वाष्प क्या है, जो जल वाष्प है वो आप लोग के वातावरण में घुली हुई है और वायुमंडल के संघटन में सहायक है। ठीक है, धरातल के निकट हम लोग देखेंगे तो वायु में जो जल वाष्प की मात्रा है वो क्या है, न्यूनाधिक मात्रा में पाई जाती है। वही आर्द्रता और तापमान के अनुसार जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता है। आप लोग देखेंगे जो 90% वायुमंडल है वो 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक के सीमित है, और जैसे ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल भी मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि जो धरातल के निकट है वहाँ पर जल वाष्प अधिक है। ठीक, ये किनारे में आपका अधिक जल वाष्प मिलेगा, और जैसे ही इससे ऊपर बढ़ेंगे तो आप लोग का जल वाष्प कम हो जाएगा। ठीक, तो धरातल के निकट सर्वाधिक हो जाएगा, इसको अधिक कर दीजिए। धरातल के निकट क्या हो जाएगा, वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाएगा, और वही धरातल के दूर ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ऐसे याद रखना है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो धरातल के निकट अधिक जल वाष्प और धरातल के दूरी जैसे बढ़ेगा तो जल वाष्प आप लोग कम हो जाएगा। और वही आप लोग देखेंगे समुद्र तल और स्थल में, तो समुद्र तल में आप लोग को जल वाष्प की मात्रा जो है वो अधिक देखने को मिलता है, और धरातल में आपको कम देखने को मिलता है। ठीक, फिर आप लोग का देखना 90% जल वाष्प 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक के सीमित है, उसके ऊपर जाएंगे तो एकदम कम या नहीं के बराबर मिलेगा। ठीक, अब जल वाष्प का महत्व क्या है, क्वेश्चन जल वाष्प के महत्व से भी क्वेश्चन आप लोग का बना हुआ है कथन कारण में, बस इसको समझना होगा आपको। जल वाष्प का पहला महत्व क्या है, ये वनस्पति और जीव जगत दोनों के लिए उसके अस्तित्व के लिए निर्धारित करने वाला कारक है। यदि वातावरण से नमी बिल्कुल भी हट जाए, जो जल वाष्प है, आर्द्रता की मात्रा है वो बिल्कुल भी हट जाए, तो वातावरण शुष्क हो जाएगा, और जो व्यक्ति है या जीव जंतु है वो शुष्क होने वातावरण की वजह से जो है दिमागी संतुलन खराब हो सकता है, या तो जो जीवित रहने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, या तो जी ही नहीं पाएंगे, और जीव जगत इसके बगैर संभव नहीं है, इस टाइप का वातावरण हो जाएगा, है ना। जीव जंतु के निवास योग्य स्थान नहीं रह जाएगा वो। ठीक, तो ये है। और जल वाष्प का जो महत्व है वो मौसम और जलवायु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो ये आप लोग का जो जल वाष्प है ना, वो जल वाष्प क्या करता है, बादल का निर्माण होता है, उससे कोहरे का निर्माण होता है, वर्षा होता है, ओस बनता है, तुषार बनता है, पाला बनता है, हिम बनता है, जो कि क्या करता है, इससे संघनन का कार्य होता है फिर, है ना। तो ये महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक, हाँ, फिर आता है आप लोग का धूलकण। जैसे ये जल वाष्प आप लोग के लिए अति आवश्यक है, वैसे ही धूलकण भी है, क्योंकि धूलकण के ऊपर ही आप लोग का ये संघनन की क्रिया होता है। जो आप लोग बादल, वर्षा, कोहरा, पाला, तुषार ऊपर देख क्या है ना जल वाष्प में, वो सब किसके ऊपर बनता है, ये धूलकणों के ऊपर ही संघनित होकर के बनता है। ठीक, तो ये इसका महत्व है, धूलकण का महत्व। ठीक है, चलिए अब अगला है
वायुमंडल की संरचना, हमने उसकी संगठन देख लिया, वह कैसे निर्मित हुआ है। अब इसकी संरचना को हम लोग देखेंगे, ठीक, यानी कि ये किन किन परतों से बने हैं, उन परतों की क्या विशेषता है। ठीक है, तो बारिश स्टार्ट हो गया है, थोड़ा इसको बारे में देख लेते हैं, कल विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल की जो संरचना है वो किस टाइप से है, संगठन उसका कैसा है, तापमान कैसा है, वायुदाब कैसा है, घनत्व कैसा है, कौन कौन सी इसमें विशेषताएं गुण पाई जाती हैं, इन सभी के आधार पर जब हम लोग उसकी लेयर्स को देखते हैं तो ये वायुमंडल की संरचना कहलाती है। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखते हैं। जो वायुमंडल की संरचना है उसको 5 परतों में बांट करके अध्ययन करते हैं हम लोग, 5 लेयर में। पहला आप लोग का ट्रोपोस्फियर, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, फिर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर मध्य मंडल आप लोग का होता है, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब इसकी शॉर्ट में विशेषता मैंने यहाँ पर दे दिया है। यदि आप शॉर्ट विशेषता को देख लेंगे तो व्याख्या को ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ से समझ लेंगे तो उधर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, क्षोभ मंडल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल देखेंगे तो भूमध्य, जो आप लोग का उसमें देखेंगे भूमध्य रेखा के पास 0 से 8 किलोमीटर होती है इसकी ऊंचाई, कर्क और मकर रेखा में 0 से 12 किलोमीटर, और ध्रुव की एरिया में सॉरी जस्ट ये अपोजिट हो रहा है ना, आपको मैं चेंज करा देती हूँ जी। ये भूमध्य रेखा वाला है आप लोग का 0 से 18 किलोमीटर, फिर आप लोग का ये 0 से 12 कर्क और मकर रेखा, और ये ध्रुवीय क्षेत्र का है। ठीक, हाँ, ऊंचाई जो है वो। फिर है आप लोग का सबसे अधिक गैस क्षोभ मंडल में कौन सा होता है, तो सबसे अधिक गैस जो है नाइट्रोजन है, सेकेंड में ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आर्गन है। तो आप लोग को क्षोभ मंडल में सर्वाधिक जो गैस है वो कौन सा मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, फिर आप लोग को ऑक्सीजन मिलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन। ये क्रोनोलॉजी में ही है ना, आपको याद रखना है, कथन में पूछ दिया जाए तो आपको बताना है। और इसकी मुख्य गुण क्या है या विशेषता क्या है, तो इसकी मुख्य गुण और विशेषता है परिवर्तनशील। यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती है जो कि अचानक से परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ये इसका मुख्य विशेषता है। फिर है समताप मंडल। अब एक चीज़ और याद रखना है, क्षोभ मंडल को घर्षण परत भी बोलते हैं। क्षोभ मंडल की जो निचली धरातली परत है वो आप लोग का घर्षण मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर है समताप मंडल। बारिश बढ़ने लगे हैं तो इसको शॉर्ट में जल्दी करते हैं, फिर कल विस्तार से देखें। समताप मंडल, समताप मंडल की जो निचली परत है वो आप लोग का क्या है, ओजोन गैस वाला है, ओजोन लेयर कहलाता है। ठीक है, और ऊपरी वाला जो है वो 50 किलोमीटर तक के ये आप लोग का समताप मंडल होता है। ठीक, और यहाँ पर ओजोन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण पाया जाता है। जो समताप मंडल है उसमें जो ओजोन परत है वो क्या करेगा, सूर्य की जो किरणें हैं और उसको ऑब्जर्व करेगा, जिसमें पराबैंगनी किरणें हैं उसको अवशोषित करेगा। ठीक, और अच्छी जो किरणें हैं उसको आने देगा। सूर्य में 3 प्रकार की किरणें आते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, है ना, तो उसको वो अवशोषित करता है। ठीक, चलिए, मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर क्या होता है, ये मध्य मंडल है। यहाँ पर से आप लोग का देखेंगे 50 से 80 किलोमीटर तक के एरिया है, और यहाँ गैसों की मात्रा बोलेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन धनायन गैस होता है। ठीक, तो आज क्लास यहीं बंद करते हैं, बारिश थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। ठीक है, हाँ।